मेरीटाइम वॉरफेयर में अमेरिका का ये वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ शिप्स है आउटसाइड देयर जोन। पहली हम्म। बात, कारण क्योंकि शायद उनको ये उम्मीद थी पहले से कि नाटो उनका सपोर्ट नहीं करेगा, अदरवाइज वो इतनी दूर अपनी पूरी सारी फ्लीट्स को इंक्लूडिंग फोर्ड एंड लिंकन लेकर फिर बॉक्सर को भी लेकर आ गए थे, जो हम्म। उनका स्ट्रेटेजिक है। जी। और यहाँ पे फ्रांस के पास, इंग्लैंड के पास अच्छी खासी नेवल पावर्स थी, बट अमेरिका ने इसको एंटिसिपेट किया था, इसलिए मूव इन किया। इसमें जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, लिंकन एंड फोर्ड की, अगर जो भी वहां पे स्थापित हैं, जी। इनको एज अ स्ट्रेटेजिक कंसिडर्ड कॉल अमेरिका ने, जो बहुत छोटे या मीडियम रेंज के एरियल प्रोजेक्टाइल्स आईआरजीसी के पास हैं, उनकी रेंज से पीछे रखा हुआ है। तो डायरेक्ट ब्लॉकेज में जो ओमान और सदर्न कोस्ट ऑफ ईरान के बीच की एक लाइन आपने देखी होगी मैप में, जिसके पास इन्होंने ब्लॉकेज लगा रखी थी अमेरिका ने कि ईरान के जहाज यहां से नहीं जाएंगे। फिर 10 दिनों के लिए खोला था, लेकिन ये पिछले फ्राइडे से फिर से उन्होंने ऑफिशियली ईरान के पोर्ट से निकलने वाले सारे जहाज और ईरान का तेल लाने वाले सारे जहाजों के लिए ब्लॉकेज लगा दी। इसमें इनके छोटे फ्रिगेट्स इन्वॉल्व हैं जो कि फॉरवर्ड मूव किए हुए हैं, लेकिन अभी भी वो इतना डिस्टेंस बनाकर रखा है ईरान की कोस्टल लाइन से कि अगर कोई ड्रोन जैसा स्लो मूविंग या लिटिल फास्ट मूविंग उसको इंटरसेप्ट करने का टाइम मिले। हम्म। लेकिन अभी भी अगर हम याद करें, जब डियोगो गार्सिया पे 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स तेहरान ने, लाइक अ सरप्राइज, अल्टीमेट सरप्राइज ऑफ दिस वॉर वही था कि उनके पास 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी अभी एक्टिव हैं। उनसे अगर इन दोनों जहाजों पर हमला कर दिया गया तो इट विल बी काइंड ऑफ अ एब्सोल्यूट लॉस फॉर अमेरिका। इसी वजह से वो देखें आप, इतने टाइट सिचुएशन में भी इन जहाजों को ऊपर नहीं ले जा रहे हैं। दे वांट टू स्टे अवे फ्रॉम हार्म्स वे। अमेरिका हम्म। अपने सैनिकों को कभी भी हार्म्स वे में नहीं डालता है। उनके 2 सैनिक जब तेहरान में इजेक्ट किए थे तो आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने सारी ताकत लगा के उनको एक्सट्रैक्ट किया था। सिमिलरली उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ये उनका नाक मानिए आप, 2-2 3-3 फाइटर स्क्वाड्रन F-35 के, उसके अलावा होल लॉट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लोडेड है। हालांकि ये दोनों युद्धपोत बहुत पुराने हैं, दशकों पुराने, 30 40 50 साल, बीच में कई बार इनको रेनोवेशन हुआ है। तो दे आर एक्टिव कॉम्बैट रेडी प्लेटफॉर्म, लेकिन बहुत रिस्क पे रहते हैं। अमेरिकन हम्म। प्रेसिडेंट ने अभी 3 दिन पहले आई थिंक नाटो की समिट में या कहीं पे उन्होंने बोला था कि एक दिन अचानक ईरान ने 111 प्रोजेक्टाइल्स लिंकन के ऊपर या फोर्ड के ऊपर फायर किए थे, एंड ही वाज वेरी ब्रेवली टेलिंग कि हमने 111 के 111 को मार दिया। तो आप समझ सकते हैं ये कितने सेंसिटिव हैं इनकी सिक्योरिटी को लेकर, इतना कंसंट्रेटेड एफर्ट ऑफ ईरान, लेकिन इन्होंने एक भी उसमें से मिसाइल को इस शिप पे नहीं आने दिया था। सो दैट इज वन वेरी मेजर टैक्टिकल एज विच अमेरिका है, उन्होंने प्रेशर के लिए रखा हुआ है। ये न्यूक्लियर पावर्ड है, मतलब ये बिल्कुल। वहां पे 6 महीने 7 महीने साल भर विदाउट एनी रिफ्यूलिंग, क्योंकि समुद्र के पानी से न्यूक्लियर एक इनका ही अपने आप को चार्ज करते रहते हैं। फ्यूल सप्लाई बाहर से तेल नहीं चाहिए होता है। वेरी जी। इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये कब तक वहां होल्ड कर पाएंगे, क्योंकि इसके गल्फ में आने से पहले भी ये एक्टिव सेल कर रहे थे, वो एक मेजर इशू होगा। कुछ खबरें ऐसी आई हैं कि कुछ लोगों को इस पर रोटेट किया गया है काफी बड़ी मात्रा में पिछले सीज फायर के बाद से, तो शायद अभी ये फिर से एनर्जाइज होंगे टू बी देयर फॉर अ लॉन्ग हॉल। जी बिल्कुल। एक सवाल और इसमें सर जो आम जनता के मन में काफ़ी होता है कि ईरान के दावों से ही संबंधित है कि अगर किसी तरह का हमला यूएस अब्राहम लिंकन हो, चाहे गेराल्ड फोर्ड हो, इन दोनों पे अगर किया जाए युद्धपोतों पर, किसी तरह की कोई संभावना है कि ज़्यादा कोई क्षति पहुंचाई जा सकती है, डूब सकता है, तबाह हो सकता है? कैसे समझ सकते हैं सर इसे? टॉर्पीडो एक बहुत मेजर एंगल रहता है, लेकिन इनके सोनार, इनके जो सेंसर हैं, ये जहाज स्टैंड अलोन नहीं है मुकुंद। हम्म। इनकी एक पूरी चक्रव्यूह की तरह रणनीति होती है इनको सेफगार्ड करने की। ये न्यूक्लियस में होते हैं, इनके आगे 3 4 5 लेयर्स ऑफ रोविंग आईज, स्मॉलर बोट्स, रेडार सिस्टम्स होते हैं, जी। जो कि नेटवर्क्ड हैं, एक दूसरे से नेटवर्क्ड हैं। कोई हम्म। भी और सैटेलाइट लिंक से डायरेक्ट कैप्चर करते हैं इनके 100 200 नॉटिकल माइल्स के आसपास में। कोई भी एरियल मूवमेंट, कोई भी सब सरफेस मूवमेंट, जैसे अंदर से टॉर्पीडो, ये जहाज इतने बड़े हैं, हम्म। 300 मीटर, यू कैन इमेजिन, कई फुटबॉल फील्ड। तो इनको एक टॉर्पीडो से इनके पोर्शन को डैमेज किया जाता है। इशू ये नहीं है इनको मेजर, लाइक मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, उसको ड्रॉप करने की क्षमता नहीं है ईरान की, उसको ड्रॉप करने में जो वेयरविदॉल लगता है। तो इनको छोटे मोटे प्रोजेक्टाइल से हिट करके एक नोशनल विक्ट्री पा जाएगा ईरान।
Otherwise, is there any major threat to these major battlefields? I don't think अभी प्रेजेंट कंडीशन में जितना डिग्रेडेड है ईरानियन एयरफोर्स या उनके प्रोजेक्टाइल्स सारी मिसाइल, लेकिन क्या ये आगे भी नहीं होगा? नहीं, हमें अच्छी तरह पता है मुकुंद कि अभी भी मिसाइल पावर ईरान की अच्छी खासी बरकरार है, और वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल अगर किसी भी तरह सडनली इन जहाजों पे मार देंगे तो दैट विल बी अ बैड डे इन द अमेरिकन हिस्ट्री ऑफ वॉर। जी मुकुंद। बिल्कुल। विजय विराट, आपसे समझना चाहेंगे हॉर्मूज को लेकर, क्योंकि 13 जुलाई के बाद एक बार फिर हॉर्मूज में संकट के बादल मंडराने शुरू हुए। दुनिया का जो आर्थिक गलियारा है उस पे कहीं ना कहीं सेंध लगानी शुरू की ईरान ने। अपना तेल तो निर्यात करना शुरू किया कि खुद को नुकसान ना हो, लेकिन तमाम ऐसे जहाज जो कि बीते दिन तक जा रहे थे, 12 जुलाई तक जा रहे थे, उन पर रोक टोक लगानी शुरू की। रविवार की बात करें तो 5 से 6 जहाज सिर्फ हॉर्मूज को क्रॉस कर पाए हैं, और ट्रंप का बार बार दावा है कि हॉर्मूज खुला है पर आप अपने जोखिम पर जाइए। अभी आने वाले दिनों में और कितना प्रभावित करने वाला है ये आर्थिक गलियारा तेल सप्लाई को, स्पेशली क्योंकि अभी हम देख रहे हैं 4 से 5% तक एक बार फिर तेल के दामों में वृद्धि हो चली है। जी देखिए, दिक्कत तो बढ़ ही गई है जब से ये सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, टूटा है, जो भी आप कहना चाहें इसको, तो दिक्कत तो पूरी दुनिया के लिए बढ़ी है। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये जो तेल का ये जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर था, ये कहीं ना कहीं हिट है पूरी तरीके से। अच्छा, इसमें समझने वाली बात ये है कि ईरान हमेशा से चाहता था कि वो ना सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाए इन शिप्स का जो निकल रहे हैं, जो टैंकर्स निकल रहे हैं, बल्कि साथ में पेमेंट भी हो, जिसका डोनाल्ड ट्रंप लगातार विरोध कर रहे थे। ये एक बहुत जरूरी बात है। इसी के संदर्भ में आपको बताऊं कि पिछले 4-5 दिन पहले जब ईरान ने 3 टैंकर्स पे हमला किया था, वो इसीलिए एग्जैक्ट इसी कारण से हमला किया था कि वहां पे जो टैंकर्स निकल रहे थे उनके लिए ओमान ने भी एक पैसेज रूट खोल दिया था अमेरिका की मदद से, और उन्होंने कहा था कि यहाँ से निकल सकते हैं। इसी वजह से 3 उन टैंकर्स पे हमला हुआ, और उसके बाद अमेरिका ने लगभग 130 जगहों पे हमला कर दिया ईरान में। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये बहुत ही जरूरी एक सी लेन है जहां से टैंकर्स भी निकलना है, एलपीजी भी निकलना है, और वो नहीं निकल पाने की वजह से पूरी दुनिया इसकी जद में है। और लगातार देखिए, भारत ने भी 2 बार अपने जो प्राइसेस हैं, जो तेल के दाम हैं, वो बढ़ाए हैं, चाहे वो पेट्रोल के हों, डीजल के हों। और अब एक बार फिर से, क्योंकि यहाँ पे निकलना मुश्किल हो गया है टैंकर्स का, जो इन सब संसाधनों को लेके जा रहे थे, तो वापस से कहीं ना कहीं पूरी दुनिया पे इसका असर होना बहुत उसकी बड़ी संभावना है। एक चीज और भी समझने की है कि अमेरिका लगातार कह रहा है कि हॉर्मुज खुला है, लोग निकल सकते हैं, टैंकर्स निकल सकते हैं, पर सच्चाई ऐसा नहीं है। वहां पे जो सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं वो दिखा रही हैं लगातार कि वहां से इनका आवागमन ठप हो गया है। बहुत ही कम रेशियो में ये निकल पा रहे हैं जो टैंकर्स हैं, और इसकी वजह से बहुत दिक्कतें आगे आने वाले समय में बढ़ने वाली हैं। दूसरी चीज, हमारे देश को ये समझना होगा कि हमें तुरंत से जल्द अपनी जो एनर्जी रिसोर्सेज है उनको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। हमने किया भी है, बट वो एडिक्वेट नहीं है। वो पूरी तरीके से जितनी हमें मात्रा में हमें खासतौर से एलपीजी चाहिए वो मिलना मुश्किल हो जाएगा अगर ये रूट बंद हो जाता है। तो हमें डाइवर्सिफाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और साथ में सोलर एनर्जी पे अपनी जो हमारा फोकस है भारत का खासतौर से, वो बढ़ाने की जरूरत है। तो आने वाले दिनों में ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से शेप अप करेगा ये पूरा एरिया और हमारा जो एनर्जी नीड्स बास्केट है। जी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.